Hello everyone, welcome back to Right Education Academy and to our lecture Place of Supply for Goods. Okay, देखो गुड्स के केस में हमने ऑलरेडी ये 5 केस कवर कर लिए। डायग्राम में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया, ऐसा वाला मैंने लिख के आपको नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें सप्लाई का मूवमेंट रहा तो क्या, गुड्स अगर थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे किसी को डिलीवर हुआ तो क्या, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो क्या, गुड्स को अगर इंस्टॉल किया गया तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, और आपका अगर ऑन बोर्ड लाइक ट्रेन प्लेन फ्लाइट में अगर कोई गुड्स आपको सप्लाई हो रहा है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया। अभी अपने गुड्स के केस में सिर्फ ये दो ही पार्ट रह गया है, एक है इंपोर्ट का और दूसरा है आपका एक्सपोर्ट का। दैट इज अगर आपने कोई गुड्स को फॉरेन कंट्री से इंडिया इंपोर्ट किया, मंगाया, परचेज किया, तो वो वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर इंपोर्ट किया या फिर एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट करना खरीदना, एक्सपोर्ट करना बेचना, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो देखते हैं भाई, अगर इंपोर्ट हुआ रहेगा तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सा है, जिस लोकेशन पे इंपोर्ट हुआ है, लोकेशन ऑफ इंपोर्ट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ इंपोर्ट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्ट मतलब जिस पर्टिकुलर प्लेस पे, लोकेशन पे गुड्स आया, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट आपको एक चीज पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट। इंपोर्ट का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई गुड्स आपने फॉरेन कंट्री से इंडिया में लाया है तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है, तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है, अदरवाइज उसको इंपोर्ट नहीं कहा जाता। अगर आपने फॉरेन में ऑर्डर करके फॉरेन के ही किसी क्लाइंट को डिलीवर करा दिया, मतलब गुड्स इंडिया आया ही नहीं, तो उसको आप इंपोर्ट भी नहीं कहोगे। गेटिंग? तो वही कॉन्सेप्ट के ऊपर आज का कुछ एक दो ही क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इजी है, जैसे आपने अभी पहले प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स का किया, अदर सिचुएशंस का, वैसा ही है ये भी। तो भाई अभी हम कवर करते हैं हमारा अगला। हाँ, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जहां पे गुड्स को फॉरेन कंट्री से इंडिया मंगाया जाता है उसको हम कहते हैं इंपोर्ट, मतलब गुड्स मस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट अपने को क्या याद रखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर गुड्स आर सप्लाइड। लोकेशन जहां पे गुड्स को रिसीव किया गया, गुड्स आया ना, वही लोकेशन आपके लिए क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, चलो मैंने आपके लिए नोट लिख के रख दिया है, क्या, इन केस ऑफ इंपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर सच गुड्स आर डिलीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट में सप्लायर का लोकेशन लगेगा, यस सर। सब लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई ये भी लगेगा, लोकेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो ये कॉलम क्या यूज का है ये मैं आपको आने वाले जो एडजस्टमेंट है उसमें समझ जाएगा आपको। देखो पहला वाला केस, सप्लायर कहाँ का है, थाईलैंड का, अच्छी बात है भाई। लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई, गुड्स कहाँ से निकला, थाईलैंड से, कहाँ आया, आसाम, कहाँ आया, कहाँ आया गुड्स, आसाम ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आसाम। लोकेशन वेयर गुड्स आर सप्लाइड। आगे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या था, चाइना, ठीक है। गुड्स आया कहाँ से, चाइना से कश्मीर आया, इंडिया आया ना,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पे गुड्स आया, दैट इज कश्मीर। आगे गुड्स सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर श्रीलंका, लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई श्रीलंका, गुड्स कहां पे आया, केरला, श्रीलंका से केरला आया, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी केरला। आगे देखो नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका दिया है, लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई, गुड्स ईरान से निकला और सप्लाई कहां पे हुआ, दुबई में हुआ। अरे ध्यान दो भाई, गुड्स तो इंडिया आया ही नहीं, मैंने कहा बार बार एक ही बात कि गुड्स इंडिया अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कहोगे, एंड इफ इट इज नॉट अ इंपोर्ट तो वो वाले केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा। ये हम लोग सेक्शन नंबर 11 सीख रहे हैं ना। ये देखो सेक्शन नंबर 10 में जो भी डोमेस्टिक वाला था वो कवर हो गया, 5 पढ़ा ना डोमेस्टिक में, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन आपका गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, फिर आपका इंस्टॉलेशन वाला केस हो सकता है, फिर और एक पढ़ा आपने। तो ये तो भाई सेक्शन नंबर 10 था, वो तो हो गया ऑलरेडी। अभी हम सेक्शन नंबर 11 देखते हैं क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस है और उसमें ये बात कहा गया है कि इफ इट इज नॉट अ इंपोर्ट तो सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे एनए आ गया। ये वाले सब में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है, गुड्स कहाँ से कहाँ आया मैटर करेगा, तो ये आप उसको इंपोर्ट मानोगे ना। मैंने कहा ना ये वाले कॉलम का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंस इसकी रेडी। सिंपल सा है, कॉपी डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कवर करते हैं गाइस। ये अपना सप्लाई ऑफ गुड्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वी आर डायरेक्टली जंपिंग to place of supply in case of supply of services. Question number 8 speaks about export. If I ask you what do you export, so your answer will be goods supplied from India to outside country is known as export. सही बात है ना, इंडिया से गुड्स अगर आप फॉरेन कहीं पे सप्लाई कर रहे हो तो आप एक्सपोर्ट कहोगे, मतलब गुड्स इंडिया से निकलना चाहिए फॉरेन कंट्रीज के लिए तो ही आप उसको एक्सपोर्ट कंसीडर करोगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट। राइट है, सही बात है ना। तो एक्सपोर्ट के केस में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे गुड्स को सप्लाई किया गया दैट लोकेशन। जैसे इंपोर्ट में आपने क्या देखा, जिस लोकेशन पे गुड्स रिसीव हुआ वो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई था क्योंकि वो परचेज आ रहा था। यहाँ पे तो सेल हो रहा है ना, तो जिस लोकेशन पे गुड्स को आपने सप्लाई किया, सेल किया, वो लोकेशन आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्वेश्चन में है अवेलेबल, आसाम का है, गुड्स कहां से निकल रहा है, आसाम से, कहां पे जा रहा है, थाईलैंड। देखो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया से फॉरेन कंट्री जा रहा है। तो अगर मैं इसका ही प्लेस ऑफ सप्लाई आपको पूछूं तो व्हाट विल बी योर आंसर, सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब गुड्स जहां पे सप्लाई हुआ, कहां पे सप्लाई हुआ, थाईलैंड में। तो पहले वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाईलैंड, दूसरे वाले केस में गुड्स कहां पे सप्लाई हुआ है, चाइना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चाइना। देखो कश्मीर से चाइना गया। तीसरे वाले केस में गुड्स केरला से श्रीलंका गया, इंडिया से फॉरेन गया, मतलब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी श्रीलंका। देन लास्ट वाले केस में गुड्स दुबई से ईरान गया, भाई इंडिया से तो गुड्स मूव हुआ ही नहीं, सप्लायर कहीं का भी हो, रिसिपिएंट कहीं का भी हो, हम तो लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर आफ्टर सप्लाई देख रहे हैं ना।
तो यहाँ पे देखो गुड्स दुबई से ईरान गया, मतलब देयर इज नो इंडिया इन द एक्सपोर्ट, एंड इफ इट इज नॉट अ एक्सपोर्ट तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं लिखना है एज पर सेक्शन नंबर 11, तो ये नॉट अप्लीकेबल। लास्ट वाला आंसर हो गया नॉट अप्लीकेबल, सिंपल। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, आंसर देखते हैं। नोट लिख के रखा है देखो मैंने, हाँ। In case of export, place of supply shall be the location where such goods are supplied. गुड्स कहाँ पे सप्लाई हुआ लिखना पड़ता है, क्योंकि गुड्स कहाँ से सप्लाई हुआ लिखना पड़ता है, क्योंकि उसी के बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपोर्ट है कि नहीं। जिस लोकेशन पे जा रहा है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई उसी के दम पे तो प्लेस ऑफ सप्लाई आता है ना। चलो देखो पहले वाले केस में गुड्स आसाम से थाईलैंड गया, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाईलैंड। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, तो भाई वही मैंने आंसर में लिख के रखा है। ऑलरेडी गाइस लेक्चर रिकॉर्डेड था, और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो प्रॉपर उसका वॉइस नहीं था, इसलिए मैं उसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ये आंसर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, नथिंग एल्स। दूसरे वाले केस में देखो गुड्स कहाँ गया चाइना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चाइना। तीसरे वाले केस में गुड्स कहाँ गया श्रीलंका, प्लेस ऑफ सप्लाई श्रीलंका। चौथे वाले केस में देखो गुड्स दुबई से ईरान गया, मतलब एक्सपोर्ट था ही नहीं, इसके लिए वो नॉट एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, टेक द स्नैप, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व इट इन योर बुक। ओके, लिख लो, हो गया। चलो यहाँ पे आके गाइस अपना गुड्स वाला पार्ट खत्म होता है। ज्यादा कुछ नहीं था गुड्स में, गुड्स वाज वेरी इजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपको गुड्स का आता है एग्जाम्स में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी है, क्योंकि भाई सर्विसेज में देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट। जैसे डिफरेंट इशू कि मैं आपको सर्विसेज में जनरल रूल सिखा के दूंगा, लेकिन फिर भी सर्विसेज का बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होने की वजह से मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को कंफ्यूजन फील होता है व्हाइल सॉल्विंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन सर्विसेज। देखो यहाँ पे अमाउंट वगैरह का खेल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, सेंस, एवरी अदर। प्लेस ऑफ सप्लाई में आप कहीं पे अमाउंट नहीं देख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट द सिटी नेम, महाराष्ट्र, ये वो, इंटरस्टेट इंट्रा स्टेट, वही सब देखने मिल रहा है आपको। तो थोड़ा सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गुड्स के कंपैरिजन में। अगर आप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपना बढ़ाना शुरू कर दोगे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है समझना सर्विसेज को भी। ओके चलो, तो अभी हम पहले मैं आपको जो सर्विसेज का नोट है, देखो इतना लो लोड हो रहा है सर्विसेज, काफी सारा कॉन्सेप्ट है। डायग्राम देख के प्लीज डर मत जाना, छोटा सा ही डायग्राम है, आ जाइए। यस, हाँ देखो इस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये आपको स्पेसिफिक सिचुएशंस करके टेक्स्ट बुक में कुछ सिचुएशंस का अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। आई विल डिस्कस एवरीथिंग डोंट वरी। लेकिन जब हम जनरल रूल के तौर पे बात करते हैं कि भाई अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हम ढूंढ रहे हैं इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो जब हम जनरल रूल के तौर पे किसी को बात करते हैं तो भाई तीन जनरल रूल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आप लोगों को याद रखना है। तीन जनरल रूल, मतलब कॉमन में अप्लीकेबल होता है, लेकिन इन नीचे दिए गए सम सिचुएशंस में दैट मे नॉट वर्क। इसके लिए उसको स्पेसिफिकली अलग से दिया है उन लोगों ने। क्या बोला गया है कि अगर आपने सर्विसेज सप्लाई किया किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, उस रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन। Supply of services to a registered person. Location of such registered person will be the place of supply. नहीं समझा? चलो एक
छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, यू मे अंडरस्टैंड। समझो मैंने जीएसटी का क्लासेस लिया फॉर रिलायंस कंपनी का एम्प्लॉइज। रिलायंस वाले ने बोला कि सर आओ हमारे कंपनी में और थोड़ा जीएसटी के ऊपर हमारे एम्प्लॉइज को ज्ञान दो। तो मैं यहाँ पे कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको, रिलायंस कंपनी को। रिलायंस कंपनी तो भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड कंपनी रहेगा ना, तो मैंने सर्विस किसको दिया, रजिस्टर्ड पर्सन। तो वैसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी रिलायंस कंपनी का एड्रेस। एग्जांपल बताता हूँ, रिलायंस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मुंबई सीएसटी में है। मैंने ये जो कोचिंग उनको प्रोवाइड किया वो तो उनका एक थाने इलाके में छोटा सा प्लांट है, वहां पे जाके मैंने वहां के एम्प्लॉय को कोचिंग दिया, जीएसटी सिखाया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ थाने इलाका नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सीएसटी मुंबई, जहाँ पे रिलायंस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है वो। गेटिंग? तो अगर समझो मैंने किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज सप्लाई किया, लाइक यू ऑल, तुम लोगों को मैं सर्विसेज जो सप्लाई कर रहा हूँ दैट इज कोचिंग सर्विसेज, यू आर अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तुम्हारे पास थोड़ी ना जीएसटी का नंबर है। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, आप लोगों का लोकेशन, आप लोगों का एड्रेस। अभी जैसे आप लोग थाने में बैठे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाने। आप घटकोपर में बैठे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी घटकोपर। आप दुबई में बैठे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया ही रहेगा क्योंकि दुबई काउंट नहीं होता, फॉरेन काउंट नहीं होता सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप फॉर एग्जांपल यूपी में बैठे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूपी, मतलब आपका एड्रेस, अनरजिस्टर्ड पर्सन जहाँ पे है लोकेटेड उसका एड्रेस। अगर समझो मेरे पास एड्रेस है ही नहीं, तुम कहाँ रहते हो मुझे पता ही नहीं, मैं तुमको ऑनलाइन कोचिंग दे रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे सप्लायर बैठा हुआ है वही लोकेशन आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अभी समझो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, मुझे थोड़ी पता आप कौन से एड्रेस पे रहते हो, कहाँ बैठे हो। तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट आई कैन से, इन दीज सर्कमस्टेंसेस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब मेरा लोकेशन, मैं थाने में बैठा हूँ तो मेरा ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सिंपल। द लोकेशन ऑफ द सप्लायर भी थाना, प्लेस ऑफ सप्लाई भी थाना, तो मेरा नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई, टैक्स कौन सा लगेगा, जीएसटी और एसजीएसटी। ये जनरल रूल है, जनरल रूल मतलब इन स्पेसिफिक सिचुएशंस के बाहर जाके कोई सिचुएशन आपको देखने को मिलता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, तब आपको ये जनरल रूल याद रखना है। किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू के लिए, उन्होंने पूछा कि भाई जनरल रूल क्या है, टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो आपको ये भी जवाब देना है सर अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया है तो उसका ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिया है तो वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का जो भी एड्रेस है दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास एड्रेस ही नहीं है जिसको आपने सप्लाई दिया तो आपका खुद का जो एड्रेस है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानो और आगे चलो एज पर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशंस में वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिचुएशंस है टोटल। स्पेसिफिक सिचुएशंस में वी हैव 10 सिचुएशंस, जिसमें हम सबसे पहले ये कवर करेंगे सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा that will be related to services directly related to immovable property। पहले हम ये पढ़ेंगे अकॉर्डिंगली, देन देखो हम सेकेंड वाला ये that is services relating to training and performance appraisal, then third, then accordingly we will learn। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर करते साथ साथ में चले जाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर।
एक बार सब कॉन्सेप्ट हो जाए तो मैं लास्ट में आपको एग्जाम्स में आया हुआ समझ कराऊंगा। यहाँ पे मिक्सचर है, गुड्स का भी प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है, सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई भी एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो वो भी करेंगे। तब तक आपका कॉन्सेप्ट मोर और लेस क्लियर हो गया रहेगा। ओके, हाँ, तो गाइस हम लोग जो पहले पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। अपना 10 और 11 सेक्शन कवर हो चुका है गुड्स में। नाउ वी आर इनटू सेक्शन नंबर 12 वेयर वी आर कवरिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 में बोला गया कि अगर आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो इन दैट केस व्हाट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या कहा मैंने, अगर आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक एग्जांपल बताता हूँ ये सिचुएशन कहाँ पे फिट बैठेगा करके कि भाई व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज मतलब क्या, ये आपके दिमाग में आया जरूर होगा, ये डाउट आपको फील जरूर हुआ रहेगा, लेकिन आप पूछोगे कैसे, नहीं पूछोगे ना, तो मैं ही बता देता हूँ आपको। चलो अभी एक एजम्पशन, छोटा सा एजम्पशन लेंगे। समझो मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया, टीचिंग कोचिंग टीवेफ और बीकॉम वालों ने तंग कर रखा है जिंदगी, तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया और मैं चला गया अपना गांव। गांव में जाकर मैंने डिसाइड किया कि एक बड़ा वाला बंगलो बांधूंगा। ये छोटा है डायग्राम, मैं बहुत गंदा बनाता हूँ इसलिए छोटा वाला डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, गांव में जाकर बंगला बांधने का डिसाइड किया। भाई मैं तो मैंने मुंबई के एक आर्किटेक्चर को अप्रोच किया। आर्किटेक्चर लगेगा ना भाई, घर बांधने के लिए प्लान कौन देगा, मैं कहाँ इतना पढ़ा लिखा हूँ कि प्लान बनाऊं बैठ के। तो मैंने मुंबई के आर्किटेक्चर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तू मेरे गांव के बंगले के लिए मैप मैप आई कांट से मैप, जो प्लानिंग वगैरह रहता है वो बना के दे। ओके, तो मुंबई वाला बंदा आर्किटेक्चर मेरे गांव आया, बोला जगह देखा और उसने प्लान बना के दे दिया। मेरा गांव कहाँ पे है, इट इज इन बैंगलोर। बैंगलोर ठीक है ना। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये कौन है, ये सप्लायर ऑफ सर्विस है। कौन है, सप्लायर ऑफ सर्विस। क्यों, प्लान बना के देना मतलब उसने कहीं ना कहीं क्या दिया, मुझे सर्विस दिया। और ये सर्विस उसने कहाँ पे दिया, बैंगलोर में दिया। क्यों बैंगलोर में दिया, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी बैंगलोर में लोकेटेड है ना। मतलब कैन आई से कि आर्किटेक्चर ने अपना सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दिया है विच इज लोकेटेड इन इंडिया। भाई बंगला इमूवेबल है ना, थोड़ी ना मैं उसको उखाड़ के मुंबई लेके आ सकता हूँ, पॉसिबल है क्या, नहीं ये पॉसिबल। तो आर्किटेक्चर ने अपना सर्विस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दिया विच इज इन इंडिया, विच इज इन इंडिया दैट इज बैंगलोर। तो नाउ इज कि भाई ये जो झमेला पानी हुआ इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ये अपने को पता चलना होता है ना कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, सिचुएटेड है, दैट itself will be the place of supply। लाइक अब ये बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी के लिए सर्विस दिया इसने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, बैंगलोर। समझ रहा है आपको, वापस से बोलूं, आर्किटेक्चर का इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज अगर इंडिया में दिया है
तो जिस लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझो मेरा बंगला बैंगलोर में नहीं है, नासिक में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नासिक। समझो मेरा बंगला नासिक में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में बांधा मैंने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? ये तो मैंने आर्किटेक्चर का एग्जांपल दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी सर्विस हो, आर्किटेक्चर का होता है, समटाइम रियल एस्टेट एजेंट्स भी आपको सर्विस देते हैं रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसमें आपको ये याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है दैट लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हो गया अगर मेरा प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो। समझो मेरे पास और ज्यादा पैसे आ गए, मैंने सोचा कि चलो इंडिया में बड़ा बंगला बांध लिया, अब मैं बंगला बांधूंगा लंदन में। रवि सर चले लंदन, आओगे? नहीं, पता। तो मैंने कहा बंगला बांधने का डिसाइड किया लंदन में। मैंने अगेन मुंबई वाले आर्किटेक्चर को ही अप्रोच किया। तो नाउ व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सर प्रॉपर्टी तो लंदन में है, तो आप लोग कहोगे सर लंदन ना प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं, सेक्शन नंबर 12 ये नहीं कहता। सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 12 कहता है कि इन दीज सर्कमस्टेंसेस अगर प्रॉपर्टी फॉरेन में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ बायर। बायर यहाँ पे कौन है? सर्विसेज को किसने बाय किया? मैंने, दैट इज मिस्टर रवि। मिस्टर रवि ने प्रॉपर्टी के सर्विसेज को लिया। मिस्टर रवि इज अ बायर। रवि कहाँ पे रहता है? थाने में रहता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थाने, बायर का लोकेशन। तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्रॉपर्टी फॉरेन में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द बायर ऑफ द सर्विस। गेटिंग? एग्जांपल याद रखो, हम फॉरेन का नाम प्लेस ऑफ सप्लाई में सर्विसेज में नहीं लिखने वाले। कर लगाए और थोड़ा फर्दर समझेगा, डरने का नहीं। अभी तक हमने सम नहीं किया है, अभी तक तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल देखा। चलो अभी सम देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इफ मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई हैज प्रॉपर्टी इन मोहाली, प्रॉपर्टी कहाँ पे? मोहाली में, अवेल्स द आर्किटेक्चर सर्विस फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ बेंगलुरु, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलो प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोहाली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सर मोहाली। इतनी सी बात है। आगे पूछा है will your answer change if property is located in अमेरिका? क्या तुम्हारा आंसर चेंज होगा? यस सर, डेफिनेटली चेंज होगा। तब क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? बायर का लोकेशन। यहाँ पे बायर कौन है? एक्स। कहाँ का है? मुंबई का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा उन कंडीशंस में? इट विल बी मुंबई। गेटिंग? देखो आर्किटेक्चर मिस्टर वाई ऑफ बेंगलुरु, ये तो सप्लायर ऑफ सर्विस है ना, ये कौन है? ये सप्लायर है, और मिस्टर एक्स बायर है। तो अगर उसका प्रॉपर्टी इंडिया में होता दैट इज मोहाली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मोहाली। उसका प्रॉपर्टी अगर अमेरिका में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द बायर। तो सर इसका आंसर कैसे लिखने का? देखो मैंने ये पॉइंट लिख के रखा है, इसको आप प्लीज नोट डाउन करो आपके नोटबुक में। कि सर्विसेज ऊपर आप ये लिख सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई
In case of services, place of supply in case of services related to immovable property. ऐसे लिख के ये लिखो, देखो मैंने जो आपको अभी अभी शुद्ध हिंदी में बताया उसको शुद्ध इंग्लिश में लिखा. If property located in India, place of supply shall be the location where such property is situated. इंडिया में रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जहां पे वो प्रॉपर्टी है वो. If property is located outside India, place of supply shall be the location of buyer of services. तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर कैसे लिखोगे. आपको एग्जाम में छोटा छोटा पॉइंट्स आता है तो आप सीधा सीधा लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपका फर्स्ट सम है ना, क्वेश्चन नंबर 14 सर्विसेज का फर्स्ट सम है ना, तो ये दोनों नोट कॉपी करना आंसर में, उसके बाद नीचे आंसर लिखना. आंसर कैसे लिखना है, थियरी टाइप में लिखना है. place of supply shall be Mohali, Mohali. If आंसर दो पार्ट में, बराबर है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है. If property is located in America, place of supply shall be location of buyer, that is location of buyer, that is मुंबई. यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मुंबई. यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मोहाली. क्यों मैंने दो पार्ट में लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ही दो पार्ट में है ना. देखो पहले उसने पूछा ना, पहले मोहाली में प्रॉपर्टी रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मोहाली. अगर प्रॉपर्टी अमेरिका में रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मुंबई, बायर का लोकेशन. सिंपल. कॉपी डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो. थोड़ा हैंडराइटिंग पैथेटिक हो चुका है मेरा, सॉरी फॉर दैट, अपने बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं. चलो ठीक है, आगे का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, वैसे आप होशियार हो स्क्रीनशॉट लेने. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहीं पे मार्किंग करा के दे रहा हूँ. KTS Builders Mumbai are constructing a factory building for PLM Private Limited कोलकाता. यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है सर, KTS Builders, ये सप्लायर. कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये लोग बिल्डिंग बांध रहे हैं ना. सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये लोग बिल्डिंग बांध रहे हैं. किसके लिए बांध रहे हैं, PLM प्राइवेट लिमिटेड के लिए, जो कि कोलकाता में है. ये कौन है, ये मेरा बायर है. कहाँ पे बांध रहे, इन न्यू दिल्ली. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सर, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है. प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू दिल्ली. सिंपल. आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसको ऐसे सॉल्व कर लेना जैसे क्वेश्चन नंबर 14 किया था. मिस्टर एक्स, a consulting engineer based in Mumbai, renders a professional service. भाई रुक जाओ. X, a consulting engineer based in Mumbai, renders मतलब supplies a professional service. तो can I say मिस्टर X यहाँ पे कौन है, मिस्टर X यहाँ पे सप्लायर है. In respect of an immovable property of Mr. Y, Bangalore, located in Australia, ascertain the place of supply. X एक इंजीनियर है जिसने अपना सर्विसेज दिया Y को, जो बैंगलोर का है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, ऑस्ट्रेलिया लिखोगे क्या, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा. अगर प्रॉपर्टी फॉरेन में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द बायर. लोकेशन ऑफ द बायर क्या है, मिस्टर वाई का लोकेशन
बैंगलोर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर। गेटिंग? तो ये 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है, दैट आई विल कवर इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, तो ये सर्विसेज का पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जितना होता है उतना पॉइंट्स को नोट डाउन करना सीखो गाइस, क्योंकि ये लेसन दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे अमाउंट के साथ खेला नहीं जाएगा, यहाँ पे सिटीज के साथ खेला जाएगा, लोकेशन के साथ खेला जाएगा। तो कीप इट वेरी क्लियर, अमाउंट यहाँ पे नहीं है, सिटीज है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। तो थोड़ा सा शायद आपको अपने आप को पुश करना पड़ सकता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। इन रियलिटी भी ऑल्सो बिलिंग करते समय आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए। अगर आप बिल बना रहे हो किसी कंपनी में अकाउंटेंट बन के और आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आपसे मिस्टेक्स होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैक्स कौन सा चार्ज करूँ, IGST लगाऊं कि CGST SGST लगाऊं। गलत बिल बनाओगे फिर बाद में उगत गाली खाओगे। तो काहे को वो सब, इसके लिए यहाँ पे अच्छे से सीख लो। ओके, चलो गाइस, तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।